हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.4। ए 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। आपको करंट की आरएमएस वैल्यू निकालने को बोला गया है। तो पहले रिएक्टेंस तो निकाल लेते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंस पता कर लेते हैं। तो उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। रिएक्टेंस क्या होता है कैपेसिटर का? रिएक्टेंस होता है एक्सी, दैट इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, है ना। तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी के बराबर। और ये ओमेगा की वैल्यू फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज नथिंग बट 1/2πfc। ठीक है, 2πfc। सारी वैल्यू प्लेस कर दो, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। इससे इज इक्वेशन तो कोई नहीं हो सकता है। सो ये 2 इंटू 3.14 इंटू बाई एफ का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 60 हर्ट्ज दिया गया है और सी कितना दिया गया है? कैपेसिटर 60 माइक्रोफेरेड। तो ये 60 इंटू 10⁻⁻6, या 10⁻⁻6 जब ऊपर जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा, तो उसके लिए छोड़ दो अभी, है ना। तो अभी आपके पास कैल्सी है तो आप यहाँ पे कैल्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे कैल्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पहले तो 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 1 डिवाइड बाई 2। फर्दर वही आंसर को हम डिवाइड बाई 3.14। फर्दर वही आंसर को हम डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई 60। फर्दर वही आंसर को हम डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास आएगा। ये 60 माइक्रोफेराड ही दिया गया है ना। हाँ, तो फर्दर डिवाइड किया तो 60 से डिवाइड किया तो ये तो बहुत ही जबरदस्त आंसर है। 0000 4 0 442321 442321। ठीक है, इंटू 10⁻6। 6 डिजिट को आप शिफ्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 14.23। सो आंसर आएगा 14 नहीं 44.23 ओम। ठीक है, तो इतना हमें रिएक्टेंस मिला। किसका? कैपेसिटर का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। 44.23 आंसर आया। अभी हमें निकालना क्या है बच्चों? आई आर एम एस। देखो, आपको वी आर एम एस दिया गया है, तो हम वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस डिवाइड बाई एक्स। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं आज। वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्स, है ना। तो यहां से आई आर एम एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बच्चों यहां पे आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास आएगी, इट इज आई आर एम एस इज इक्वल्स टू वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्स। ठीक, चलो वी आर एम एस हमारे पास कितना है? 110 है। और एक्सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो यहाँ पे आई 44.23। तो ये 44.23, तो डिवाइड करो 110 को 44.23 से। तो हम उसको डिवाइड करेंगे, अगेन कैल्सी में जाते हैं। 110 डिवाइड बाई 44.23। सो वी आर गेटिंग 2.4869। 2.4869 मतलब कि हम इसको 2.487 भी बोल सकते हैं। सो 2.487 एम्पियर। ठीक है, तो इतना यहां पे आरएमएस करंट होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? इन एक्सरसाइज 7.3 एंड इन एक्सरसाइज 7.4 व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। एक्सप्लेन योर आंसर। 7.4 कौन सा है? तो ये वाला, मतलब कि कैपेसिटर वाला। और 7.3 कौन सा है? तो एक्सरसाइज वाला 7.3 इंडक्टर वाला है ना। और आपको पता है चाहे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, दोनों केस में एवरेज पावर क्या होता है? 0 होता है। तो क्या मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है? क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉमन आंसर दूंगा। अगर आप चाहो तो दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो। चलो सेपरेट करके ही देख लेते हैं। तो फॉर इंडक्टर, वैसे तो ये सारी चीजें हमने वहां पे थियरी में देखी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर इंडक्टर या फिर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, हम बोल सकते हैं एवरेज पावर फॉर वन साइकिल कितना होता है?
याद करो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या लगाए थे, एवरेज पावर फॉर वन साइकिल इज इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। इंडक्टर है तो उसके केस में करंट वोल्टेज से π/2 जितना पीछे चलता है तो हम इसको लिखेंगे करंट Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, है ना। अगर नहीं याद आता है तो जरा देखो, हमने वो सारी चीजें यहाँ पे देखी ही थी। कहाँ गया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ पे डेरिवेशन दिया था, किधर है डेरिवेशन, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे हमने सारा डेरिवेशन दिया है, देखो ध्यान से। यही इंस्टेंटेनियस के अंदर हमने वैल्यू प्लेस की थी और ये आंसर बनाया था, ठीक है। और फिर उसका एवरेज निकाले तो एवरेज 0 आएगा। मतलब कि ये पूरा डेरिवेशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, बस उतना ही है। यहाँ पे पूरा डेरिवेशन आपको दिखाना पड़ेगा। सिमिलरली आप यहाँ पे कैपेसिटर के लिए भी वही डेरिवेशन दिखा सकते हो। तो यहाँ पे ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2 हम लिखेंगे माइनस कॉस, है ना। और ये माइनस वी एम इंटू आई एम, ये बाहर निकल जाएगा एवरेज से, तो माइनस वी एम इंटू आई एम बाहर निकल जाएगा। और डिवाइड बाई 2 भी कर ही देते हैं, और अंदर 2 साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि आपको ये पता है तो मैं इसको जल्दी से निपटाता हूँ। तो भाई ये कुछ अंदर आएगा साइन ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी, और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी होगा। इसका एवरेज बच्चों निकलता है 0, हमने प्रूव कर दिया है, तो ये आंसर आएगा 0। तो एवरेज पावर इन द केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट 0 आएगा। सिमिलरली फॉर कैपेसिटिव नेटवर्क ऑल्सो, for capacitive network we are getting the same answer, that is average power is equals to, ये वाले केस में क्या होगा, तो हमें पता है कि करंट वोल्टेज से आगे चलता है, तो Vm साइन ओमेगा टी इंटू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। आगे चलेगा लेकिन कितना, π/2 जितना। तो वापिस वही कहानी, Vm Im बाहर आ जाएंगे, Vm Im डिवाइड बाई 2 बाहर, अंदर आएगा क्योंकि ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो वो कॉस ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये वाले केस में भी एवरेज ऑफ साइन 2 ओमेगा टी दैट इज 0, तो ये वाले केस में भी एवरेज पावर क्या निकलेगा, 0। खैर ये आपको पता है, आप डायरेक्टली भी इसका आंसर दे सकते हो। क्लियर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक जो आज का है वो देखते हैं, दैट इज द एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द एलसीआर सीरीज सर्किट। टू बी स्पेसिफिक हमारे सिलेबस में सिर्फ सीरीज सर्किट ही है बच्चों। क्या हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता है कि भाई जब भी सर्किट दी जाती है तो वहां पे या तो वो प्योर रेजिस्टिव हो, या तो वो प्योर इंडक्टिव हो, या तो वो प्योर कैपेसिटिव हो। मतलब कि यहां पे अगर कैपेसिटिव नेटवर्क है तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। आरएलसी सर्किट आपके पास आ सकती है, कोई केस ऐसा भी आता है जिसमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ही हो, कोई केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर ही हो, कोई केस ऐसा भी आएगा जिसमें तीनों हो। तो ऐसे केस में हमारे पास एक इन जनरल सेंस का एक फॉर्मूला भी होना चाहिए कि जो फॉर्मूला हर एक जगह पे लग जाए। सिर्फ रेजिस्टिव नेटवर्क है तो भी लग जाए, सिर्फ कैपेसिटिव नेटवर्क है तो भी लग जाए, सिर्फ इंडक्टिव नेटवर्क है तो भी लग जाए, तीनों है तो भी लग जाए, कोई दो है तो भी लग जाए। तो ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला, एक डेरिवेशन तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, कि जिसका यूज करके हम ये पता लगा सके, ठीक है। तो इसीलिए हम यहां पे अभी स्टडी करने वाले हैं एलसीआर सीरीज सर्किट। थैंक गॉड, होपफुली कि यहां पे सिर्फ हमारे पास सीरीज सर्किट है ना, और हमारे सिलेबस में भी सीरीज सर्किट ही है। आगे जब फर्दर स्टडी में जाओगे तो वहां पे पैरेलल सर्किट भी आएगी। हमारे घर में जो कनेक्शंस होते हैं, कभी सोचा है क्या आपके घर में जो कनेक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, सीरीज या पैरेलल? सोचो, अगर आप समझ सकते हो कि वो सीरीज है तो इसका मतलब यह होता है कि आप कुछ भी नहीं समझते हो, आपके घर में जो कनेक्शन है वो पैरेलल है बच्चों। अगर सीरीज होता तो अगर आपने एक मतलब कोई भी एक बल्ब भी उड़ेगा ना तो उसके साथ कनेक्टेड सारे जितने भी होंगे, क्योंकि सीरीज का मतलब ये होता है कि अगर एक ओपन सर्किट हो गया तो बात खत्म, बाकी सब में से भी करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपके घर में अगर एक बल्ब उड़ गया है तो बाकी सारे पंखे वगैरह भी नहीं चलते, ऐसा नहीं। एक ही स्विच से थोड़ी ना सारे ऑपरेट होते हैं, मतलब एक स्विच चालू किए सभी चालू हो जाएंगे, एक स्विच बंद करो सारे बंद हो जाएंगे, वो सीरीज कनेक्शन होगा, है ना, एक ही स्विच से ऑपरेट होता हो। हमारे घर में पैरेलल होता है, तो थैंक गॉड कि यहाँ पे हमें पैरेलल नेटवर्क नहीं है। चलो तो अभी सीरीज नेटवर्क है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं।
मैं इसको ना इन जनरल नेटवर्क भी बोलता हूं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो हमें फॉर्मूला मिलेंगे ना, वो फॉर्मूला आप सभी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। प्योर नेटवर्क हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर दो का कॉम्बिनेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हो, तीनों है तो अप्लाई कर ही सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये समझना बहुत ही जरूरी होगा, ये पूरा नेटवर्क बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, तो उसके लिए वही वाली हमारी स्टोरी। अभी यहाँ पे ना ये एलसीआर सर्किट या फिर आरएलसी सर्किट भी, जो भी बोलना है वो आपके ऊपर है। आरएलसी सर्किट भी बोल सकते हो, आरसीएल सर्किट भी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, यहां पे हमें इसके फॉर्मूला डिराइव करने, अभी यहां पे फॉर्मूला कौन से डिराइव करने वो सारी चीजें मैं समझाता हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है फेजर डायग्राम की मेथड और दूसरी है एनालिटिकल मेथड। ठीक है, आज सिर्फ हम फेजर डायग्राम की मेथड ही देखने वाले हैं, एनालिटिकल मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेजर डायग्राम से हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाते हैं, है ना, मतलब कि यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई हमने इतना वोल्टेज दिया है, तो उस हिसाब से यहाँ पे करंट कितना होना चाहिए, वो करंट का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। दूसरी चीज, करंट कितना लीड करेगा या लैग करेगा, वो एंगल हमें निकालना है, कितना फेज डिफरेंस आएगा वो फेज एंगल हमें पता लगाना है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग कंडीशन आएगी, अगर यहाँ पे इसके अक्रॉस का ड्रॉप ज्यादा है कंपेयर टू दिस, तो तब क्या होगा, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस का ड्रॉप इंडक्टर से ज्यादा है तब क्या होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लेकिन यहाँ पे फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करके सारी चीजें प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले तो हम अज्यूम कर लेते कि मान लो कि ये जो हमने एसी सप्लाई दिया है बच्चों, वो है V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। एज यूजुअल जो भी हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं वही अज्यूम किया है। मान लो कि ये सर्किट में करंट का फ्लो है I, मतलब कि ये सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस के अंदर से भी I करंट जाएगा, इसके अंदर से भी I करंट, इसके अंदर से भी I करंट। वैसे मैंने बोला था कि जब भी इंडक्टर आता है तो ऐसे केस में हमें फैराडे लॉ लगाना पड़ता है, लेकिन इसको आसानी से समझने के लिए अभी वापस हम वही केसीएल का ही, सॉरी किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये लेवल पे वही सही रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो चलो, तो हमने करंट दौड़ाया I, मान लो कि यहां से सर्किट में करंट का फ्लो है I, तो बच्चों एक चीज नोटिस करो कि तीनों के अंदर से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, सेम होगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई कि आर में से अगर 2 एम्पियर निकला है तो यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। करंट लूप के अंदर, एक लूप के अंदर कांस्टेंट रहता है, करंट रिमेन कांस्टेंट इन दी सीरीज कनेक्शन, दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड करंट भी कितना, I। ठीक है, I करंट, यहां पे इसके साथ एसोसिएटेड करंट भी कितना, तो भाई I, इसके साथ एसोसिएटेड करंट भी कितना, तो भाई वो भी I, मतलब कि तीनों के लिए करंट कांस्टेंट है ना। ये क्या किया सर आपने, ये एरो करके क्या दिखाया, भाई मैंने ये करंट वेक्टर दिखाया है। ठीक है, चलो नहीं समझ में कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो तीनों में से करंट का फ्लो सेम रहेगा, तो मैं एक काम करता हूं, क्योंकि तीनों के लिए यहां पे करंट का वेक्टर, क्योंकि मैं फेजर डायग्राम की मेथड यूज करना चाहता हूं ना। अबे ये भी समझा दो कि क्यों फेजर डायग्राम की मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई यहाँ पे टोटल निकालने जाओगे ना तो कितने प्लॉट होंगे। देखो, एक तो करंट का प्लॉट, मान लो कि ये करंट है, तो वो करंट के हिसाब से रेजिस्टेंस के केस में करंट एंड वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, तो ये रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड वोल्टेज का ग्राफ हो जाएगा, है ना, ऐसा इन फेज। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, वोल्टेज पीछे चलता है ना। कैपेसिटर के केस में करंट आगे चलता है तो वोल्टेज पीछे चलता है, तो भाई कैपेसिटर के लिए ये हो जाएगा वोल्टेज का प्लॉट। ठीक है, वो पीछे चलेगा। और इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे चलता है, तो भाई ये करंट है तो वोल्टेज आगे चलता है, तो मतलब कि ये हो जाएगा इसका प्लॉट। तो अभी खुद ही सोच लो कि भाई ये तो कितना कंजस्टेड हो गया, 4 ग्राफ है, यहां से आप क्या पता लगाओगे, मतलब कि कौन आगे है कौन पीछे, कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए थैंक गॉड कि हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम स्टडी कर लिया कि भाई फेजर डायग्राम जैसे भी कोई चीज होती है ना, संस्कार नाम की कोई चीज होती है भाई, यहाँ पे फेजर डायग्राम जैसी कोई चीज है, तो थैंक गॉड यहाँ पे कि फेजर डायग्राम हमें पता है। नहीं तो ऐसे देखने जाओगे ना तो आप कंफ्यूज आ जाओगे कि भाई यहाँ पे क्या है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आगे है कौन पीछे है, इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फेजर डायग्राम स्टडी करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, और आपको पता है उसमें होता कुछ भी नहीं, एक सर्कल से हम इसको डिनोट कर देते। तो
मैं यही बोलूंगा कि जो फेजर डायग्राम आपने देखा है ना, वो एक्चुअली यूज कहां पे होने वाला है, ये वाली सर्किट में। एलसीआर सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए फेजर डायग्राम चाहिए, ठीक है। और उसमें भी आपकी जो एनसीईआरटी की किताब में दिया गया ना, वो थोड़ा एंगल पे दिया गया है। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। एंगल पे रखोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इसको एंगल पे नहीं ड्रॉ करने वाला हूं। मैं यहाँ पे जो करंट है ना, उसको सीधा एक्स एक्सिस पे लेने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे इरादा यही रहेगा। आपकी एनसीईआरटी की किताब में ये वाली फिगर, यहाँ पे करंट थोड़ा एंगल पे दिया गया है, मतलब कि करंट ऐसे एंगल पे लिया गया है और बाकी सारे वोल्टेज ऐसे लिए गए हैं, ठीक है। तो वो आप ठीक है ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए अच्छा यही रहेगा कि आप करंट को पहले से यहाँ पे दिखाओ, एक्स एक्सिस पे दिखाओ। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फेजर डायग्राम जब भी आता है तो हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है ना, जो करंट को शो कर पाए। तो मैं करंट को दिखाने के लिए यहाँ पे एक करंट वेक्टर ले लेता हूँ, जिसको मैं आई से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये जो ब्लू कलर वाला है, दैट इज द करंट वेक्टर फॉर मी। मेरे लिए वो एक करंट वेक्टर है, जिसको मैं कैपिटल आई से शो कर रहा हूं। करंट वेक्टर है, ठीक है। देखो आइडियली करंट एंड वोल्टेज वो वेक्टर नहीं होते, लेकिन मैंने समझा था कि फेजर डायग्राम के लिए वो एक डायरेक्शन में घूमेंगे, इसलिए उसको शो करने के लिए हम यहाँ पे उसको वेक्टर ही, फेजर वेक्टर भी बोला जाता है, इसको करंट फेजर वेक्टर भी बोला जाता है, जो सिर्फ फेजर डायग्राम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो उसको हम फेजर वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये हमने करंट का वेक्टर मान लिया। अभी अगर हमने ये करंट का वेक्टर माना है, तो उसी तरीके से मुझे ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई मान लो कि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में लेट से कि वी आर के बराबर ड्रॉप हो रहा है, कैपेसिटर के अक्रॉस में लेट से कि वीसी के बराबर ड्रॉप हो रहा है, एंड इंडक्टर के अक्रॉस में लेट से कि भाई वीएल के अक्रॉस में वीएल के बराबर ड्रॉप हो रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई जो टोटल पोटेंशियल हम देंगे, ठीक है, उसमें से थोड़ा पोटेंशियल इसके अक्रॉस में ड्रॉप करेगा, थोड़ा पोटेंशियल इसके अक्रॉस में, और जो बाकी रहा वो इसके अक्रॉस में, है ना। तो मतलब कि टोटल वी तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि तीनों इक्वल हिस्से पड़ेंगे, नहीं, तीनों इक्वल पार्ट बनेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपने हिसाब से जिस तरीके से वो शो करेंगे रेजिस्टेंस, उस तरीके से वहां पे ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो वी है, जो हमने दिया गया, जो पोटेंशियल हमने जो दिया है, वो पोटेंशियल जो भी है, वो एक्चुअल में तीन हिस्सों में डिवाइड होगा, वी आर प्लस वी सी प्लस वी एल, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हो, वी आर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर, इसमें से बहने वाला करंट कौन सा है, आई, तो आई इंटू आर प्लस वीसी कितना होता है, तो आपको पता है क्यू अपॉन सी। मान लो कि ये कैपेसिटर चार्ज हुआ अप टू कहां तक, प्लस क्यू तक चार्ज हो रहा है। वैसे मैं यहाँ पे प्लस क्यू नहीं, प्लस माइनस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे करंट के हिसाब से, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, तो करंट के हिसाब से कभी ये प्लेट पॉजिटिव बनेगी, ये नेगेटिव बनेगी, तो कभी नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव बनेगी तो ऊपर वाली नेगेटिव बनेगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटर क्यू चार्ज तक यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि उसके ऊपर जो एस्टेब्लिश चार्ज होगा वो क्यू के बराबर, तो वीसी होगा क्यू बाई सी के बराबर, एंड ये जो वीएल होगा वो हम लिखेंगे एल इंटू डी आई बाई डी टी के बराबर, ठीक है। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला कुछ बनेगा, ये जिसको आप रिजल्ट नंबर 1 देना चाहते हो तो दे सकते हो। एक्चुअल में इसका इस्तेमाल हम यहां पे नहीं करेंगे, एनालिटिकल मेथड में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हाँ ठीक है, इसको हमने एक रिजल्ट बता दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल यहां पे नहीं होगा, एनालिटिकल मेथड में हम ये फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है, ये मेथड के लिए ये नहीं चाहिए हमें। और हमने यहाँ पे क्या माना है, हमने यहाँ पे माना है कि जो हमने सप्लाई दिया है वो कौन सा है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अभी मेरा कॉमन सेंस इतना बोलता है कि भाई यहां पे कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर तीनों है। अगर आपका कॉमन सेंस यहां पे ऐसा बोलता है कि सर जितना कैपेसिटर की वजह से करंट पाई बाय 2 जितना आगे आया होगा, उतना ही ये इंडक्टर की वजह से वो करंट पाई बाय 2 जितना पीछे भी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि सर जो करंट है वो ऊहे का ऊहे रहेगा, मतलब कि वो करंट इन फेज होगा वोल्टेज से। ये आपका कॉमन सेंस गलत डायरेक्शन में सोच रहा है, ये नहीं होगा। यहां पे ये मैं नहीं बोल सकता कि भाई कैपेसिटर की वजह से करंट पाई बाय 2 जितना आगे गया और इंडक्टर ने वही आगे गए करंट को पाई बाय 2 जितना पीछे ले लिया, तो इसका मतलब ये होता है कि सर यहां पे करंट एंड वोल्टेज दोनों इन फेज है। नहीं, गलत होगा ये बोलना, ठीक है। यहां पे करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ तो फेज डिफरेंस रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई ये इंडक्टर जितना रेजिस्टेंस शो करेगा, उतना ही रेजिस्टेंस कैपेसिटर शो करे, जरूरी नहीं है, ठीक है।
इसका रिएक्टेंस मान लो एक्सी है, इसका रिएक्टेंस एक्सएल है, तो हो सकता है कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ग्रेटर देन हो सकता है कि एक्सी की वैल्यू एक्सएल से ग्रेटर देन हो। ठीक है, हर बार एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो ये जरूरी तो नहीं है ना, या सुनो। तो ऐसे केस में अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है या फिर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो ऐसे केस में डेफिनेटली यहां पे करंट एंड वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस आएगा। लेकिन वो कितना आएगा, क्योंकि अभी वो π/2 नहीं हो सकता है ना, वो π/2 नहीं हो सकता है, तो कितना आएगा वो मुझे नहीं पता है, वो मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हुआ तो तब मैं वहां पे बोल सकता हूं कि हाँ, तो अब यहां पे दोनों फेज इन फेज रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस है, ये जो रेजिस्टेंस शो करता है, आप समझ सकते हो कि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा उतना वहां पे उसके अक्रॉस में ड्रॉप ज्यादा बनेगा, है ना, आप समझ सकते हो ये सारी चीजें, उतना ड्रॉप ज्यादा होगा। V इज इक्वल टू आई आर, अगर R ज्यादा है तो डेफिनेटली, क्योंकि करंट तो कांस्टेंट है ना पूरी लूप में, तो अगर R ज्यादा होगा तो V भी ज्यादा होगा, तो जिसके अक्रॉस में, जिसके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ज्यादा ड्रॉप करेगा। ठीक है, तो यहां पे पॉसिबिलिटी 3 निकल के आती है, एक्सएल एंड एक्सी, तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, एक्सएल लेस देन एक्सी। ठीक है, तो अगर इक्वल टू है तो वो केस में हम बोल सकते हैं कि जी हाँ, करंट एंड वोल्टेज इन फेज रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है या फिर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो ऐसे केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई जितना करंट को वोल्टेज कैपेसिटर ने आगे किया उतना ही ये इंडक्टर ने पीछे कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे केस में वहां पे कुछ फेज डिफरेंस रहेगा, और फॉर्चुनेटली यहां पे हम वही केस देखने वाले हैं कि जिस केस में ये कैपेसिटर का एक्सी ज्यादा होगा एक्सएल से। ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जो आपको थियरी में दिया गया है, उसमें इन्होंने यही मान के चला है कि यहां पे एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है। ठीक है, जो एनसीईआरटी में हमें थियरी में दिया गया वही यहां पे कंसीडर भी करेंगे। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में हमें यह बोला गया कि भाई एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, वो वाला केस यहां पे इन्होंने प्रूव करके दिया है, और उसी के ऊपर से आप एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी वाला केस अपने आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पे मान के चलता हूं कि यहां पे लेट्स से हम भी वही कंसीडर करेंगे कि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो देयर विल बी सम फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो मान लो कि मैंने यहां पे वोल्टेज बोला है Vm sin ओमेगा टी, तो उस हिसाब से यहां पे ये सर्किट में फ्लो होने वाला ये करंट जो हमने I माना है, दैट कैन बी रिटन एज Im sin ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अभी मैंने यहां पे 5 क्यों लिखा, देखो अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो यहां पे ये पूरी सर्किट का नेचर कैपेसिटर के बराबर रहेगा, मतलब कि कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट वोल्टेज से आगे चलता है, तो यहां पे जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसका प्रभुत्व यहां पे सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो ये सर्किट ना ये कैपेसिटर की तरह, कैपेसिटिव नेटवर्क की तरह बिहेव कर सकती है। तो ऐसे केस में मैं इतना तो बता सकता हूं कि अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो ऐसे केस में करंट की वैल्यू वोल्टेज से लीड करेगी, है ना, करंट वोल्टेज से लीड करेगा। तो ऐसे केस में ये नहीं बोल सकता कि π/2 जितना लीड करेगा, लेकिन लीड करेगा, तो लीड कितना कर रहा है, तो भाई 5 से, लेट्स से कि वो 5 जितना एंगल आगे है, यही 5 तो हमें पता करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें कितनी चीजें पता करनी है। हमने मान लिया कि ये वाले केस में एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, सो इन दैट केस करंट विल बी लीडिंग द वोल्टेज बाय एंगल 5। ठीक है, वो 5 हम यहाँ पे पता करना चाहते हैं, तो एक चीज 5 पता करनी है। दूसरी तो भाई ये Im कितना होगा, तो Im भी हमें पता करना है ना, जैसे वहां पे लिखे थे कि भाई Vm बाई एक्सएल या फिर Vm बाई एक्सी या फिर Vm बाई आर, इस तरीके से यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, Im को किसको हम Im बोलेंगे, Vm बाई एक्सी को Im बोलेंगे, Vm बाई एक्सएल को Im बोलेंगे, या Vm बाई आर को Im बोलेंगे। ठीक है, वहां पे हमने यही किया था ना, Vm बाई आर होता था तो उसको Im बोल दिया था, Vm बाई एक्सएल था तो उसको हमने Im बोल दिया था, Vm बाई एक्सी था तो उसको हमने Im बोला था। लेकिन यहाँ पे तो तीनों है, वहां पे तो अकेले थे। ठीक है, यहाँ पे तो तीनों है, तो मुझे ये Im किसको लिखना पड़ेगा वो भी मुझे पता करना है। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पे दो चीजें पता लगाना चाहते हैं, एक तो ये 5 कितना होगा एंड दूसरा ये Im किसको लिखेंगे, है ना, Im हम किसको बोलेंगे वो यहाँ पे पता करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये दो चीजें हम पता करेंगे, एक तो Im क्या होगा एंड एक 5 क्या होगा, मतलब किसको हम Im बोलेंगे एंड जो 5 हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं वो 5 कितना होगा। चलिए तो देखते जाते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक चीज तो ये मान लिया कि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, दूसरा हमने यहां पे एक करंट का वेक्टर मान लिया जो फेजर पे घूमेगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे ये करंट माना है तो आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस के केस में ये वी आर वेक्टर जो भी है
अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप होने वाले वोल्टेज की बात करूं तो और उस वोल्टेज को फेजर वेक्टर से शो करूं तो ऐसे केस में वी आर वेक्टर एंड ये आई वेक्टर दोनों एक ही साथ चलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे जिसको मैं यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ना इसके वेक्टर को मैं रेड कलर से शो करने वाला हूं। तो ये जो रेजिस्टेंस का वेक्टर होगा वो यही आई वेक्टर के साथ इन फेज रहेगा। तो दिस इज द रेड कलर वाला जो हमने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ किया है, दिस इज द वी आर वेक्टर, रेजिस्टेंस वाला वेक्टर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप होने वाले वोल्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वी आर वेक्टर। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कैपेसिटर की बात करते हैं तो कैपेसिटर के केस में भाई करंट वोल्टेज को लीड करता है ना। तो करंट अगर मैंने ये एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे दिखाया है तो भाई इसके अक्रॉस में जो ड्रॉप होने वाला जो पोटेंशियल होगा वीसी, उसको अगर मैं यहां पे फेजर पे दिखाना चाहूं, जिसको मैं यहां पे ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जिसको मैं यहां पे ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं, तो वो वेक्टर कहां पे आएगा? तो भाई वो तो करंट से π/2 जितना पीछे होना चाहिए ना। अगर कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज से π/2 जितना आगे है तो ऐसे केस में वोल्टेज करंट से π/2 जितना पीछे होगा। तो यही वीसी वेक्टर जो हम यहां पे लिखे है ना, यही वीसी वेक्टर को अगर मैं यहां पे फेजर डायग्राम में ड्रॉ करना चाहूं तो आई वेक्टर एक्स एक्सिस पे है, तो ये वीसी वेक्टर कहां जाएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे जाएगा, π/2 जितना पीछे होना चाहिए। ठीक है, सो ये ग्रीन कलर से मैंने इसको दिखाया। सो दिस इज दी वीसी वेक्टर। ठीक है, जो फेजर के ऊपर घूमेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है करंट एक्स एक्सिस पे। तो ये वीसी कहां जाएगा? नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि वो पीछे होना चाहिए, π/2 जितना करंट से पीछे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन एक्सएल माना है तो आप समझ सकते हो कि ये जो वेक्टर की लेंथ है ना, वीसी की लेंथ, वो वीएल वेक्टर से ज्यादा ज्यादा होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इसके अक्रॉस में कंपेयर टू दिस ज्यादा ड्रॉप होगा तो वीसी की वैल्यू वीएल से ज्यादा होगी। और आपको पता है कि वेक्टर के केस में वेक्टर की लेंथ जो भी होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाती है। ग्राफिकल मेथड कुछ याद आता है क्या? 11th वाला कुछ ग्राफिकल मेथड ऐसा पढ़े थे वेक्टर के केस में। हाँ, वो वेक्टर एडिशन में 3 मेथड होती थी, वैसे 4 मेथड होती थी। एक होती थी ग्राफिकल मेथड, एक होती थी पैरेललोग्राम मेथड, एक होती थी ट्रायंगुलर मेथड एंड तीसरे जो चौथी होती थी वो एनालिटिकल मेथड। उसमें से ग्राफिकल मेथड अगर आपने स्टडी की है, जो पहले जब वेक्टर को शो करने की बारी आई थी ना पहली बार, तब उन्होंने जो हमारे फिजिसिस्ट जो भी थे वो सारे यहाँ पे वेक्टर को एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइन से ही शो करते थे। मतलब कि उसकी जो लेंथ होती थी ना वही वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता था, और जो डायरेक्शन है वो एरो से दिखा देते थे। मतलब कि हमें स्केल लेके बैठना पड़ता था। यहाँ पे बोला जाता कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू समथिंग यूनिट। ठीक है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा, अच्छा ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है और यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 यूनिट, तो इसका मतलब होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? 50 यूनिट। ठीक है, जो भी उसका यूनिट है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होगी, और अगर एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड पर होगी। तो पहले के जमाने में जब पहली बार वेक्टर को शो करते थे तो ऐसे टाइम पे हम उसको ग्राफिकल मेथड का ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ यहाँ पे यही दिखाना पड़ेगा फेजर डायग्राम में भी, क्योंकि हमारे केस में एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पे वीसी ग्रेटर देन वीएल होगा। मतलब कि कैपेसिटर के अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा वो वीएल से ज्यादा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस दिखना जरूरी है। तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे वीएल वेक्टर जो भी शो करूंगा, जिसको मैं यहाँ पे कौन सा कलर बाकी रह गया है? अच्छा, 3 कलर आ गए, तो ये ब्राउन कलर से शो करता हूं। ठीक है, तो यहां पे वीएल वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से लैग करता है ना, करंट वोल्टेज से π/2 जितना पीछे होता है। तो इसका मतलब यह है कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से π/2 जितना आगे होता है। तो इसका मतलब यह है कि मैं वीएल को कहां शो करूं? पॉजिटिव वाई एक्सिस पे शो करना पड़ेगा, लेकिन उसकी लेंथ मुझे कम दिखानी पड़ेगी। आप समझ सकते हो क्यों कम दिखानी पड़ेगी? क्योंकि इन दोनों की कंपैरिजन में वीसी के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा कंपेयर टू वीएल। तो ये हो गया हमारा वीएल वेक्टर। तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी, आप समझ सकते हो। देखो 90 डिग्री हो गई, सारी वैल्यू सेट फेजर डायग्राम के ऊपर। वीएल आई से π/2 जितना आगे हो गया। ठीक है, हमने वही शो किया है। अगर करंट एक्स एक्सिस पे है तो यहाँ पे वीएल होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। ठीक है, क्योंकि वो π/2 जितना आगे रहता है, करंट वोल्टेज से पीछे रहता है इंडक्टर के केस में। उसी तरीके से करंट वोल्टेज से आगे रहेगा कैपेसिटर के केस में, तो वोल्टेज करंट से पीछे रहेगा कैपेसिटर के केस में। तो वीसी को हमने इसीलिए नेगेटिव वाई एक्सिस पे शो किया है।
अभी यहाँ पे ना बहुत बार यहाँ पे बच्चों को ये डाउट आ जाता है, शायद आपके दिमाग में भी आया होगा कि सर यहाँ पे करंट तो वोल्टेज से कम होता है ना, तो ऐसे केस में आपने करंट की लेंथ इतनी ज्यादा क्यों दिखाई, इसके पीछे का रीजन क्या है। ये वी आर की लेंथ और ये आई की लेंथ, इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे करंट की लेंथ, करंट वेक्टर की लेंथ हमने ज्यादा दिखाई, ऐसा क्यों सर। मतलब कि करंट तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए ना, क्योंकि इसके आगे जो भी हमने इंडिविजुअल केस देखा था वहां पे करंट का जो वेक्टर था उसकी लेंथ छोटी दिखाई थी कंपेयर टू वोल्टेज की लेंथ, है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों। तो देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब कि उसके सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहली चीज तो ये समझ लो कि ये बाई एक ही स्केल के ऊपर एक होता है वोल्टेज एंड दूसरा होता है करंट, तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना ये सही नहीं रहेगा। मतलब कि एक का यूनिट है वोल्ट, दूसरे का एम्पियर है। पहले तो दोनों यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फेजर डायग्राम के लिए हमें फेजर वेक्टर की तरह उसको ट्रीट करना पड़ेगा, तो हमें मुझे फेजर वेक्टर अज्यूम करने पड़ेंगे। चलो मान लो वेक्टर ले लिया, लेकिन आप किसी वेलोसिटी, लेट से कि वेलोसिटी का वेक्टर कुछ उसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड है और एक एक्सेलरेशन वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, इन दोनों को उनकी लेंथ के हिसाब से इन दोनों को कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन किसकी हो सकती है, दो वेक्टर ऐसे होने चाहिए कि जिनके यूनिट भी सेम हो, मतलब कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप कंपेयर कर सकते हो। वोल्टेज को एक्सेलरेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे ठीक है, वहां पे दिखाने के लिए हमने दिखाया था, और वो जो नोटेशन चल रहा था वहां पे मैंने ऐसा बोला भी था कि भाई क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड कम है, इसीलिए यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड कम होने के कारण हमने यहाँ पे करंट के वेक्टर को छोटा अज्यूम किया। लेकिन ऐसा कोई रॉकेट रूल नहीं है कि भाई करंट के वैल्यू मैग्नीट्यूड कम है तो उसको छोटा, उसकी कंपैरिजन वोल्टेज से थोड़ी ना हो सकती है भाई। समझ में आ रहा है। वोल्टेज वोल्ट में चलेगा, करंट एम्पियर में चलेगा, तो उसकी कंपैरिजन वोल्टेज के साथ तो नहीं हो पाएगी ना। यहाँ पे इसलिए मैंने उसकी लेंथ ज्यादा, इसलिए कम ज्यादा लेंथ वो आपके ऊपर है, इसका सर्कल बड़ा बनेगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इसका सर्कल थोड़ा बड़ा बनेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं इसको करंट को मैं नीचे से छोटा दिखाता ना तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि उसके ऊपर ये हो जाता बी आर वेक्टर, तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने इसकी लेंथ थोड़ी लंबी बताई। और हमारे एनसीईआरटी में भी ऐसा ही किया है कि करंट की लेंथ यहाँ पे ज्यादा, तो ऐसा कोई रॉकेट रूल नहीं है कि आप करंट के वेक्टर की लेंथ यहाँ पे ज्यादा। पहले तो ये दोनों कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, उसको सिर्फ फेजर डायग्राम में हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इन दोनों की कंपेरिजन नहीं हो सकती है, ये वोल्टेज है ये करंट है, तो इन दोनों वेक्टर को आप कंपेयर करो कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो ये कंपेरिजन नहीं हो सकती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे डायग्राम में, न तो एनसीईआरटी की किताब में इश्यू है न तो यहाँ पे इश्यू है, बराबर है, जो भी नोटेशन लिए हमने बरोबर लिए है, ठीक है। अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इतना तो हो गया, बहुत ही बढ़िया। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ये सिचुएशन अब अभी हमारे पास है, हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। एक काम करते हैं भाई, ये VL ऊपर की डायरेक्शन में और ये VC नीचे की डायरेक्शन में है, दोनों एक ही एक्सिस के ऊपर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक काम करें तो इन दोनों को ऐड कर दे, तो क्या होता है कि भाई इन दोनों को ऐड करने से एक्चुअल में हम इन दोनों को एक ही वेक्टर से शो कर सकते हैं, है ना, ये पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं और उनका एक ही वेक्टर यहां पे बना देता हूं। तो बस वही करने वाला कि हम क्या करते हैं, VC एंड VL को हम ऐड कर देते हैं। तो बस कहानी वही करेंगे, यहाँ पे बाजू में ही उसकी फिगर में यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं इसको, ठीक, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। तो हमने यहीं पे इसकी कॉपी कर ली, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, ये वेक्टर को यहां से हटा के इन दोनों को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। अभी इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं समझाता हूं आपको। तो एक्चुअल में रिजल्टेंट कितना निकलेगा, पहले तो इसको यहां से हटा देते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो सकते हैं, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो ना कि भाई मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन में 5 है और एक दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन में 2 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो दिखाने के लिए ध्यान से सुनना, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है। हम वेक्टर के केस में सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन से ही देखते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए इन दोनों का एडिशन क्या होगा पता है, मैं लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 में से 2 निकल जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक्चुअल में तो ये सब्ट्रैक्शन होगा। लिखने के लिए मैं भले एडिशन लिखूं लेकिन होगा सब्ट्रैक्शन। ये होगा इस तरीके से कि भाई 5 प्लस -2 हो रहा है एडिशन, लेकिन होगा सब्ट्रैक्शन। सर ये क्या बात हुई, भाई हो रहा है एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन, तो वैल्यू आएगी
3। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एक ही वेक्टर, लेकिन उसकी लेंथ अभी कितनी होगी, 3 यूनिट के बराबर। ठीक है, तो ये होगा हमारे लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो वापस देखो, हम अभी भी इसको क्या दिखा रहे हैं, ए प्लस बी वेक्टर, लेकिन हुआ क्या, सब्ट्रैक्शन। तो कुछ यहां पे भी ऐसा ही करने वाले हैं हम लोग कि भाई यहां पे जो वीएल वेक्टर ऊपर था ना, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, एक ही एक्सिस के ऊपर थे लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन के थे। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई क्यों ना हम इन दोनों को क्या करें कि इन दोनों को ऐड करके एक ही वेक्टर से शो कर दें। ठीक है, तो एक ही वेक्टर से शो करेंगे तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी समझने के लिए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, होगा एडिशन। मैं लिखूंगा क्या, यहां पे मैं लिखूंगा वीएल प्लस वीसी, है ना, वेक्टर है तो मैं इसको लिखूंगा वीएल प्लस वीसी, लेकिन मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा ना वो एक्चुअली उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बराबर निकलेगा। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ये वीसी में से वीएल वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि इतनी लेंथ, ये जो जितनी सुपर इंपोज हुई ना, कितनी लेंथ, यहां पे देखो, ये जो इतनी लेंथ है ना ये निकल जाएगी, दोनों को ऐड किया लेकिन होगा सब्ट्रैक्शन, तो ये इतनी लेंथ निकल जाएगी, तो हम इतनी लेंथ को यहीं से मिटा देते हैं। ठीक है, यहीं से हम इतनी लेंथ निकल जाएगी, तो रिजल्टेंट सिर्फ इतनी लेंथ का रहेगा। समझ में आया, रिजल्टेंट सिर्फ इतनी लेंथ का रहेगा। और नीचे ब्लैक कलर की लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, वो सारी चीजें निकलने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट जो भी निकला ग्रीन कलर वाला वो इतना रहेगा। और सॉरी, ये हमें ब्लैक कलर से दिखाना था। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो भी है हमारा वो कितना रहा, बस ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन दिख रही है ना आपको, उतना रहेगा एडिशन होने के बाद। ठीक है, तो एडिशन होने के बाद हमारे पास बचा कुछ इतना रिजल्टेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, VL प्लस VC वेक्टर। ठीक है, VL प्लस VC वेक्टर, हमने जो VL वेक्टर ऊपर था ना उसको नीचे ले लिया, मतलब कि दोनों को ऐड करके एक ही वेक्टर से शो कर दिया। ये आप कर सकते हो भाई, एडिशन कर सकते हो वेक्टर का। लिखने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे VC प्लस VL, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ है सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिखाया उस तरीके से। ठीक है सर, आपने यहाँ पे वेक्टर का सिंबल क्यों नहीं यूज किया, देखो एनसीईआरटी की किताब में ना बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल वेक्टर को शो करने के लिए होता है ना। तो यहाँ पे मैं मान लिया हूं कि यहाँ पे भाई ये वेक्टर, क्योंकि एक्चुअल में वो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोल्ड तो नहीं कर सकता, एरो भी नहीं दिखा सकता, लेकिन बस ये कैपिटल अल्फाबेट से मैंने इसको शो कर लिया कि भाई ये मान लो कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलो, तो ये दोनों तो एक ही एक्सिस के ऊपर आ गए। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, रिजल्ट समझ में आया। इतनी लेंथ जितनी थी, इतनी लेंथ इतनी यहां से निकल गई, यहां से इतनी लेंथ निकल जाएगी, तो बचेगा उतना रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास रहेगा। तो जितना रहा है बस उतना हमने यहां पे लिखा है। ठीक है, जितना रहा उतना हमने लिखा। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा, जरा सोचो, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों, अगर आप पैरेललोग्राम मेथड यूज करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। एक पैरेललोग्राम बना दो और इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ये होगा, तो इनका रिजल्टेंट यहां पे जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट, मतलब कि वीआर एंड वीएल प्लस वीसी का रिजल्टेंट। या फिर अगर आपको ट्राइंगल मेथड से जाना है तो आप ट्राइंगल मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल मेथड से जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से यही वेक्टर को शिफ्ट कर देता हूं प्रोजेक्शन के लिए यहां पे। ठीक है, याद है कुछ ट्राइंगल मेथड क्या होती थी, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट करना, है ना। तो बस मैंने यही तो किया है यहाँ पे, तो मेरे लिए वो वेक्टर शिफ्ट हो गया, मैंने उसका प्रोजेक्शन वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो वो वेक्टर पहुंचा यहाँ पे। तो पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल कनेक्ट हो, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करो, तो उनका रिजल्टेंट कहां जाएगा, तो पहले की टेल को अगर आप दूसरे के हेड के साथ कनेक्ट करोगे तो वो होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो दिस विल बी, ब्लैक कलर वाला जो वेक्टर है, दिस विल बी दी रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे वी वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे हम वी वेक्टर। ठीक है, इसको मैं यहीं पे दिखा देता हूं आपको। सो दिस विल बी दी वेक्टर v, जो हमारे लिए रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो अब ये vl प्लस vc को फर्दर मैं वहां पे शिफ्ट कर दिया हूं, तो अभी मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, उसको मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट करने में क्या जाता है आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वो ऊपर वाला vr और ये हो गया हमारा vl प्लस vc, सॉरी ये ऑटो से में चला गया, तो ये हमारा vl प्लस vc और ये होगा हमारा रिजल्टेंट v। ठीक है, ये होगा हमारा रिजल्टेंट v। क्लियर है, इसको मैं यहां पे वेक्टर पे ही लिख देता हूं। ठीक, तो ये v की वैल्यू कितनी हो सकती है आप समझ सकते हो। तो यहां से v की वैल्यू अंडर रूट में आप पाइथागोरस का
अगर रूल अप्लाई करना तो वो कर लो, क्योंकि अभी ये 90 डिग्री बनेगा, तो आप पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हो, v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल प्लस वी सी स्क्वायर, है ना। तो आप ये लिख सकते हो। तो बस हम यही करेंगे फ्रॉम द पाइथागोरस रूल, हम ये v वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो भी है उसकी वैल्यू, या तो आप पैरेललोग्राम वाला भी रूल अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ पे ट्राइंगल वाला रूल अप्लाई करता हूँ। वैसे ट्राइंगल वाला फॉर्मूला भी वही आता है, लेकिन यहाँ पे मैं पाइथागोरस यूज कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले लेकिन उससे पहले भाई हमें वैल्यू कौन सी चाहिए वो पहले समझो ना। हमें वैल्यू कौन सी चाहिए भाई? हमें वैल्यू चाहिए आईएम की। और बच्चों ये आईएम जो भी लिखते हैं वो क्या होता है? वीएम अपॉन समथिंग होता है ना। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं यहां पे? क्या वीएम वीएम ही रहेगा? नहीं भाई, यहां पे तो बहुत सारे पोटेंशियल है ना। इसके अक्रॉस में ड्रॉप अलग, इसके अक्रॉस में ड्रॉप अलग, इसके अक्रॉस में ड्रॉप अलग। अगर टू बी स्पेसिफिक में बात करूं तो यहां पे इसके अक्रॉस में जो ड्रॉप होगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो लेट्स से कि वी आर एम होगा। इसके अक्रॉस में जो भी ड्रॉप हुआ वीसी, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वीसीएम के बराबर। और टू बी स्पेसिफिक अगर इसकी बात करो तो इसके अक्रॉस में जो भी ड्रॉप होगा उसका यहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो वी एम एल के बराबर, सॉरी वी एल एम के बराबर, है ना। तो मुझे यहां पे मैं सिर्फ वीएम नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे तो तीनों की मिली भगत होगी, मतलब कि तीनों के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो भी रिजल्टेंट निकलेगा ना, वही हमारे लिए ये आईएम बनने में जो वीएम यूज होता है ना वो होगा। मतलब कि ये वी का मैक्सिमम जो भी होगा वो हमारा वीएम होगा, है ना। तो मुझे यहां पे सबका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंसीडर करना है। सीधी भाषा में बोलो तो मुझे यहां पे सबका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंसीडर करना है ना। भाई सीधी सी बात है, आई एम इज इक्वल टू क्या होगा? आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई समथिंग होगा। लेकिन वो वी एम कौन सा? क्योंकि यहां पे तो तीन कंपोनेंट है, वहां पे तो अकेला कंपोनेंट रहता था, तो हर एक कंपोनेंट का खुद का एक मैक्सिमम रहता था, तो वहां से वीएम का वीएम ही रहता था, है ना। हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस में ड्रॉप कितना हो सकता है? जितना सप्लाई में देते हैं वो, तो सप्लाई का जितना मैक्सिमम रहता है वो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो तीनों कंपोनेंट साथ में कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में तो भाई वीएम क्या होगा? इसका मैक्सिमम होता है वीआरएम, रेजिस्टेंस का मैक्सिमम डिनोट करने के लिए वीआरएम बोला। इसका मान लो कि जो भी ड्रॉप हो इसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वीसीएम, और इसमें जब भी ड्रॉप हुआ तो वीएलएम। तो अभी यहां पे ये तीनों की मिली भगत कितनी आएगी? मतलब कि वीएम तीनों के फॉर्म में कितना होगा वो पता लगाना है। और वो पता लगाने के लिए ही तो हमने ये सारा खेल खेला है। समझ में आ रहा है? ये खेला काहे खेले हम भाई? ये खेला इसीलिए तो खेले ताकि हम वो वीएम पता लगा सके जो हमें ये आईएम दे सकता है ना। मतलब कि तीनों का मिली भगत, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मिली भगत कितना होगा, ठीक है, वो हम यहां पे पता कर सके। तो हमने मान लिया कि भाई ये जो वी आर है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वी आर एम, ठीक है। और यहां पे जो वी एल प्लस वीसी लिखा है एक्चुअल में ये हुआ क्या था? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये भले एडिशन है लेकिन एम्पलीट्यूड का तो सब्ट्रैक्शन हुआ था ना। एम्पलीट्यूड का तो सब्ट्रैक्शन हुआ, तभी तो ये लेंथ कम हुई। इसकी लेंथ पहले इतनी थी लेकिन उसमें से इतनी सब्ट्रैक्ट हो गई ना। तो यहां पे हुआ क्या था? एक्चुअल में हुआ था ये वीएल प्लस वीसी, लेकिन हुआ था ये वीसीएम माइनस वीएलएम। मतलब कि जो कैपेसिटर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था उसमें से इंडक्टर के अक्रॉस में जो ड्रॉप हुआ होगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें ये इतना रिजल्टेंट मिला। तो उस हिसाब से अगर ये V है तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? Vm हो सकता है। तो अभी हमें यही पता लगाना है कि भाई ये एम्पलीट्यूड किसका है? इसका, VCM माइनस VLM। VRM किसका है? तो इसका। और VM किसका है? तो इसका। तो मतलब कि रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड कितना है? VM। और VM हमें चाहिए IM बनाने के लिए, है ना। तो VM की वैल्यू हमें चाहिए। तो भाई मैं यहां से पाइथागोरस का रूल अप्लाई करके VM की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? VM की वैल्यू में लिख सकता हूं अंडर रूट में भाई साहब VRM का स्क्वायर, VRM का स्क्वायर प्लस इसको मैं लिखूंगा VCM माइनस VLM का स्क्वायर, है ना। देखो ये वेक्टर तो हमने लिखे, वेक्टर कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके दिया, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड रहेगा, ये मैग्नीट्यूड रहेगा। ये वेक्टर ड्रॉ किया जिसको हमने कैपिटल वी से डिनोट किया, वेक्टर को डिनोट किया कैपिटल वी से, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना? वीएम के बराबर। ये रेड कलर से हमने वीआर वेक्टर को ड्रॉ किया लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? वीआरएम। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है। और इसीलिए मैंने यहां पे वीसीएम माइनस वीएलएम लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि हुआ है दो वेक्टर का एडिशन, ये वेक्टर दिखा रहा है ना। तो ये दो वेक्टर का एडिशन हुआ लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो VCM माइनस VLM के बराबर होगा। जितना यहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस में ड्रॉप हुआ होगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में से इंडक्टर के अक्रॉस में जो ड्रॉप हुआ उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बराबर यहां पे मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा। तो ये मैग्नीट्यूड लिखे हैं,
मैग्नीट्यूड मतलब कि ये लेंथ, इसकी लेंथ जो भी होगी वो, ये वेक्टर है, दोनों में कंफ्यूज मत होना कि सर ये वीएल प्लस वीसी और यहाँ पे वीसीएम माइनस वीएलएम क्यों किया। भाई ये वीएल प्लस वीसी वो वेक्टर का एडिशन देगा, जैसे हमने वहां पे किया था ना कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखने के लिए वही लिखेंगे, लेकिन आंसर कितना आया था 2, तो ये 2 मैग्नीट्यूड जो भी है वो है वीसीएम माइनस वीएलएम, ऐसा समझ लो। ठीक है, क्लियर हुआ ये भगवान इतना तो समझ लो यार। हाँ मानता हूं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन भाई जो है वो है अभी मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ये वीएम आया, ऐसा कुछ आया, थोड़ा रद्दी सा दिख रहा है भाई, कौन सा घर पे लेके जाना है भाई, यहीं पे सोच लेना है इसको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वीएम की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए आईएम की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, क्या मैं ये वी एल एम इज इक्वल्स टू, क्योंकि सभी में से करंट का फ्लो तो सेम है, सभी में से, मतलब कि मैंने बोला कि इसमें से करंट आ ही जा रहा है तो इसमें से भी आ ही जाएगा, इसमें से भी आ ही जाएगा। तो इसके साथ इसके अंदर से जो रेजिस्टेंस में से जो करंट जाएगा उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, आईएम। कैपेसिटर में से जाएगा तो उसका भी कितना होगा, आईएम। और इंडक्टर में से जो गया उसका भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, करंट का आईएम ही होगा। तो क्या मैं यहाँ पे वी एल एम इज इक्वल्स टू आई एम इंटू एक्सएल लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। VCM इज इक्वल्स टू आई एम इंटू एक्सी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। VRM इज इक्वल्स टू आई एम इंटू आर लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि सभी में से फ्लो होने वाला करंट तो सेम है, तो सभी में से फ्लो होने वाले करंट का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, आई ही होगा। चाहे इसमें से करंट फ्लो करता हो उसका एम्पलीट्यूड देखो, या इसमें से या इसमें से, तीनों करंट एक ही है भाई, तीनों में से एक ही करंट फ्लो कर रहा है तो सबका एम्पलीट्यूड सेम होगा। कि इनके इसका यहां पे जो ड्रॉप होगा ना, वो ड्रॉप वाले वोल्टेज का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का यहां पे करंट के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से रिलेशन क्या होगा, वी आर एम इज इक्वल टू आई एम इंटू आर। ये कैपेसिटर के अक्रॉस में जो ड्रॉप करेगा उसके वोल्टेज के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का उसमें से फ्लो होने वाले करंट के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से रिलेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। और उसी तरीके से जो इंडक्टर के अक्रॉस में ड्रॉप होगा वोल्टेज, उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का उसमें से फ्लो होने वाले करंट के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से रिलेशन कुछ ये बनेगा, है ना, क्लियर है। तो हम ये सारी जगह पे ये सारी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं करंट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में VRM की जगह पे मैं यहां पे प्लेस कर सकता हूं IM इंटू आर का होल स्क्वायर, प्लस VCM की जगह पे मैं प्लेस कर सकता हूं IM इंटू XC, माइनस इसकी जगह पे मैं प्लेस कर सकता हूं IM इंटू XL का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो सभी में से आप देखोगे तो ये पाओगे कि दोनों में से, चाहे ये हो या ये वाली टर्म हो, दोनों में से IM कॉमन ले सकते हैं। तो भी स्पेसिफिक बोलूं तो अंडर रूट में से IM स्क्वायर बाहर निकलेगा, है ना, यहां पे भी IM का स्क्वायर होगा, यहां पे भी दोनों में से IM कॉमन आउट, लेकिन वो स्क्वायर के बाहर निकले तो IM स्क्वायर, और वही IM स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल जाए तो IM स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, IM। तो ये हो जाएगा IM टाइम्स आर स्क्वायर प्लस, समझ में आया ये चीज, इट इज XC माइनस XL का होल स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ VM। तो टू बी स्पेसिफिक बोलो तो यहां से बच्चों देखो हमें अभी IM का वैल्यू मिल चुका है। I can say that in this case Mr. Rastogi VM IM can be written as VM divided by under root R square, अरे ऑटो सेव, R square प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। तो मिल गया ना हमें IM क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यही तो क्वेश्चन पहले किया था कि भाई VM बाई आर लिखेंगे, VM बाई XC लिखेंगे या VM बाई XL लिखेंगे। तो हमें पता चल गया कि ये वाले केस में IM क्या होगा, VM बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ ये बच्चों। ये जो टर्म है ना लिखने के लिए बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में यहां पे हम इसको, यही टर्म को हम एक Z से डिनोट कर देते हैं, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। बच्चों ये जो Z है ना इसको बोला जाता है इंपीडेंस, इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, इंपीडेंस ऑफ नेटवर्क। ये इंपीडेंस का मतलब क्या होता है, इंपीडेंस का मतलब ये होता है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर सर्किट। यहां पे तीन कंपोनेंट है ना,
लेकिन तीनों अलग अलग है, तीनों रेजिस्टर नहीं है। रेजिस्टर होते तो तीनों का एडिशन कर लेते, सीरीज कनेक्शन है इसलिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों रेजिस्टर नहीं है, तीनों अलग अलग कंपोनेंट है। और मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका जो रिएक्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस ही होगा, फिजिकल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है, और यहाँ पे ये जो इंडक्टर है उसका भी रिएक्टेंस फिजिकल रेजिस्टर की तरह बिहेव कर सकता है। अगर ऐसा होता तो मैं डायरेक्टली लिखता आर प्लस एक्सी प्लस एक्सएल, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। ये भले हम बोलते हैं कि इसका रिएक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन आइडियली इनका एडिशन नहीं होगा, सीरीज में है तो, ठीक है। तो ऐसे केस में ये सर्किट, अगर तीनों कंपोनेंट है, तीनों अलग अलग है, तीनों का बिहेवियर अलग अलग है, तो ऐसे केस में ये सर्किट करंट को कितना रेजिस्टेंस दे सकती है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस सर्किट ये सर्किट में ऑफर कर सकती है, तो बस वही होता है इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर सर्किट इनटू द नेटवर्क, ठीक है। तो करंट के अगेंस्ट में वो पूरी सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी उसको बोला जाता है इंपीडेंस, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, जिसकी बात मैंने इसके आगे वाले कल के लेक्चर में की थी ना, एक आखिरी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वही होता है इंपीडेंस। तो अभी से बच्चों ये दिमाग में फिट कर दो कि ये इंपीडेंस क्या है। इट इज द इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट पर्टिकुलर सर्किट, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। और ये कभी मत सोचिएगा कि तीनों सीरीज में तो तीनों का एडिशन हो जाएगा, इसका रिएक्टेंस एक्सएल है, इसका एक्सी है, तो तीनों का एडिशन कर दो आर प्लस एक्सएल प्लस, नहीं नहीं। देखा आपने डायग्राम से हमने सॉल्व किया तो क्या मिला इंपीडेंस, इंपीडेंस हमें ये मिला अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और वो भी कौन से केस में, केस देखो, केस हमने क्या माना है, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, इसके लिए ये इंपीडेंस आया है ना। अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होता ना तो यहाँ पे चेंज हो जाता, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाता, एक्सी माइनस एक्सएल नहीं, एक्सएल माइनस एक्सी। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंपीडेंस में, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है। तो बच्चों यहां से हमें ये फाइनली करंट का फॉर्मूला मिल चुका है। तो आई कैन से दैट हियर I इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे Vm/Z, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन आप लिख सकते हो वेयर हियर Im इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं फर्दर लिखना हो तो, सो Im इज इक्वल्स टू Vm/Z, वेयर Z इज इक्वल्स टू इंपीडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पाथ, मतलब सर्किट, और उसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। बार बार मैं यही बोल रहा हूं कि यहां पे एक्सी माइनस एक्सएल इसलिए क्योंकि हमने माना है एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, ठीक है, क्लियर है। चलो एक बात तो यहां से हमने Im तो पता कर लिया। नाउ व्हाट अबाउट द फाई, फाई भी तो पता करना है ना, मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे फाई भी हमें पता करना पड़ेगा। तो फाई कैसे पता करें, तो बहुत ही आसान है फाई पता करना। जो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एंगल कुछ बना यहाँ पे, ये जो रिजल्टेंट हमारा वोल्टेज है ना, ये रिजल्टेंट ने कुछ एंगल बनाया फाई का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे करंट एक्स एक्सिस पे है और रिजल्टेंट एक्स एक्सिस से नीचे है, π/2 जितना नहीं है लेकिन फाई जितना पीछे है। दिख रहा है आपको ये जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आया वो क्या दिखा रहा है, करंट से ये रिजल्टेंट पोटेंशियल जो भी है, रिजल्टेंट पोटेंशियल वेक्टर जो भी है, वी रिजल्टेंट वोल्टेज वेक्टर जो भी है, वो करंट वेक्टर से फाई जितना पीछे है, ठीक है। ये ब्लैक कलर का वेक्टर दिख रहा है आपको, वो पीछे है करंट वाले वेक्टर, ब्लू कलर वाला ये वेक्टर देखो उससे पीछे कितना, फाई जितना, है ना। यही है फाई हमारा, यही है हमारा फाई समझ में आ रहा है, यही हमारा फाई है। तो फाई यहीं से पता कर सकते हैं। देखो जो हमने जो यहाँ पे एजम्पशन लिया था वो समझ में आया। हमने एजम्पशन क्या लिया था कि यहाँ पे क्योंकि एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल है तो बिहेवियर कैपेसिटिव नेटवर्क जैसा होना चाहिए, मतलब कि करंट वोल्टेज से आगे होना चाहिए। ये नहीं बोले थे कि π/2 जितना आगे होना चाहिए, लेकिन आगे होना चाहिए। और वही एजम्पशन हमने यहाँ पे लिया था कि वो मान लिया था कि करंट यहाँ पे वोल्टेज से फाई जितना आगे होगा, और यही निकला ना। ये डायग्राम से ही देख लो, ये एंगल फाई है, वो क्या दिखा रहा है, आपका करंट जो एक्स एक्सिस पे है और आपका रिजल्टेंट वोल्टेज जो यहाँ पे है, तो ये वोल्टेज से करंट फाई जितना आगे है, लीडिंग है ना। समझ में आई बात ये, यस और नो। या फिर बोलो कि वोल्टेज करंट से फाई जितना पीछे है। अब ये फाई का वैल्यू कितना होगा, तो फाई का वैल्यू बच्चों यहीं से पता कर सकते हैं। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे tan फाई अप्लाई कर देता हूं, सामने वाली डिवाइड बाई पास वाली, ठीक है। ये ऑटो से वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। सो यहाँ पे tan फाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सामने वाली डिवाइड बाई पास वाली, मैग्नीट्यूड लिखना है हमें, तो VCM माइनस VLM, ये सामने वाला मैग्नीट्यूड ही लिखना पड़ता है ना भाई।
सामने वाली बाजू जो भी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, VCM माइनस VLM, बाजू की साइड की लेंथ लिखते हो आप लोग, ठीक है, जब भी ये एंगल फाइंड आउट करते हो तो 10 की वैल्यू। और VL प्लस VC नहीं लिखेंगे, वो तो एक वेक्टर का एडिशन दिखा रहा है, ठीक है, वो टर्म से वेक्टर का एडिशन, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो लिखना होता है। तो ये VCM माइनस VLM डिवाइड बाई VRM, ये पास वाली हो गई है ना। फर्दर मैं यहां पे वैल्यू प्लेस कर दूं, VCM की वैल्यू क्या प्लेस कर सकते हैं, VCM इज इक्वल IM इंटू XC, तो ये हो जाएगा IM इंटू XC माइनस, यहां पे इसको हम लिखेंगे IM इंटू XL डिवाइड बाई, यहां पे लिखेंगे IM इंटू R। तो आप समझ सकते हो ऊपर एंड नीचे से IM कॉमन आउट होके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से हमने IM को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा XC माइनस XL डिवाइड बाई IM टाइम्स R। IM छम्मा छम्मा हो गए, तो भाई यहां पे मुझे tan phi का वैल्यू क्या मिला, tan phi की वैल्यू मेरे पास आई XC माइनस XL डिवाइड बाई R के बराबर, या फिर मैं इसको phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइड बाई R भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये वाले केस में क्योंकि हमने यहाँ पे XC ग्रेटर देन XL माना है, तो यहाँ पे भाई करंट वोल्टेज से फाई जितना आगे रहेगा, π/2 जितना नहीं रहेगा, फाई जितना। आप समझ सकते हो π/2 से ये एंगल छोटा है ना, फाई कम एंगल है, π/2 जितना नहीं है, तो करंट आगे तो रहेगा, नेचर चेंज नहीं हुआ। देखो ये केस में नेचर चेंज नहीं हुआ, XC ग्रेटर देन XL है, मतलब कि कैपेसिटर का यहां पे प्रभुत्व ज्यादा है, तो ऐसे केस में बिहेवियर कैपेसिटिव नेटवर्क के जैसा रहेगा, मतलब कि करंट लीड करेगा कितना, फाई से, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि इन दिस केस XC ग्रेटर देन XL है, इसलिए इफ XC ग्रेटर देन XL, तो ये केस में I लीड्स V बाय फाई एंगल, जहां पे ये फाई का वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स XC माइनस XL डिवाइड बाय R के बराबर होगा, ठीक है। तो दो चीजें हमें पता करनी थी कि भाई ये IM कितना होगा VM के फॉर्म में, तो VM डिवाइड बाय इंपीडेंस के बराबर, जो इंपीडेंस कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। इंपीडेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सर्किट, ठीक है, और कितना आगे होगा, फाई जितना, तो वो फाई कितना होगा, tan इनवर्स XC माइनस XL बाई R के बराबर। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी ये वाले केस में, मैंने वो चीज क्या बताई थी, मैंने वो बोला था कि भाई ये एक इन जनरल सेंस का फॉर्मूला बनेगा, आप चाहो वो वाले केस में आप ये अप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी है कि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस वाला नेटवर्क लेना है तो प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अगर कैपेसिटिव नेटवर्क लेना है तो उसके लिए भी, इंडक्टिव लेना है तो उसके लिए आरसी के लिए भी, एलसी के लिए भी, आरएलसी के लिए भी। वो मैंने इसलिए बोला था कि आप खुद ही देखो, यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर आप खुद प्लेस करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, खुद देख के प्लेस करके देख लीजिएगा। ध्यान से देखो, मान लो कि मुझे प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क दिया गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो भाई इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है नेटवर्क के अंदर, तो XC एंड XL क्या हो जाएंगे, जीरो, ठीक है। XC XL जीरो करोगे तो भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या आएगा, IM इज इक्वल टू VM बाई R, ओ तेरी यही तो होता है वहां पे, IM इज इक्वल टू VM बाई R, आया कि नहीं आया। अच्छा एंगल भी देख लो, XC XL जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो बाई R जीरो, tan इनवर्स जीरो, कहां पे जीरो होता है, जीरो के ऊपर, मतलब कि फाई भी क्या आया, जीरो आया, है ना, हुआ कि नहीं। रेजिस्टिव नेटवर्क के लिए आप यही फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगी, वो फाई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, फाई जीरो, और यहाँ पे VM बाई R आया, तो IM की जगह पे आप VM बाई R भी लिख सकते हो, या फिर VM बाई R को आप IM लिख सकते हो, जो भी लिखना है। मान लो कि प्योर कैपेसिटिव नेटवर्क है तो R जीरो होगा, XL जीरो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, VM बाई XC, है ना, और यहाँ पे XL जीरो, R जीरो, तो आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पे R जीरो है, ठीक है, R जीरो है, तो डिनोमिनेटर जीरो, मतलब कि ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, न्यूमरेटर में तो XC होगा, लेकिन XC बाई जीरो, R जीरो के होने की वजह से इनफाइनाइट, और 10 की वैल्यू कहां पे इनफाइनाइट होती है, π/2 पे, 10 π/2 इंफिनिटी होता है यार, सोचो 10 π/2 इंफिनिटी, तो ये XC बाई जीरो होगा, और वो फर्दर लिख सकते हैं क्योंकि किसी के डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो वो इंफिनिटी कहलाता है, तो इंफिनिटी मतलब कि ये एंगल कितना आएगा, π/2, तो बात तो वही होगी ना, यहाँ पे आप समझ सकते हो, बात वही होगी कि भाई यहाँ पे फाई की जगह पे तब क्या लिखना पड़ेगा, π/2, और ये क्या हो जाएगा, VM बाई XC। उसी तरीके से अगर सिर्फ प्योर इंडक्टिव नेटवर्क है तो वो वाले केस में क्या होगा, XC जीरो होगा, R जीरो होगा, है ना, क्लियर है। तो उसी तरीके से आप RC के लिए भी अप्लाई कर सकते हो,
सिर्फ आरसी परिपथ है तो क्या होगा, तो भाई ये एक्सएल को 0 कर दो। तो सारी चीजें, ये कॉमन फॉर्मूला है, सारी चीजें आप यहीं से निकाल सकते हो। तो वहां पे जो अलग अलग फॉर्मूला डिराइव किए थे ना, उसकी जरूरत नहीं, ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए आरएलसी का, सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कौन से केस में आरएलसी तीनों है फिर भी हम उसको प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क बोल सकते हैं, और कौन से केस में इंडक्टर वाला केस बनेगा, तो वो भी देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, वो भी फटाक से देख लेंगे। तो यहां पे हमें दो चीजें पता चली। जो चीजें पता चली उसको मैं लिखता हूं कि अगर मैंने बोला कि मेरा वोल्टेज वीएम, सॉरी वी, मैंने मान लिया कि वो जो मैंने वोल्टेज यहां पे एसी वोल्टेज दिया है वो है वीएम साइन ओमेगा टी। सो इन दिस केस इफ, क्योंकि हमें पता है कि आई एम की वैल्यू क्या होगी, लेकिन वो सारी चीजें बाद में लिखते हैं। तो इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल, ठीक है, ये कॉमन नोट बना देते हैं, इफ एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल, तो आप समझ सकते हो कि इन दैट केस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई एम। आई एम क्या होगा, एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल है तो, सो इन दिस केस आई एम विल बी वी एम अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो हमारा फाई होगा वो फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्ससी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर, विच इज ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये एक्ससी ग्रेटर देन एक्सएल है ना, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, और ये आर तो खुद ही पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव, तो टेन इनवर्स का एंगल जो भी आएगा वो एंगल भी पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे केस में हम करंट क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, क्यों प्लस फाइव, क्योंकि यहां पे फाइव खुद पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस फाइव लिखे। मतलब कि ये वाले केस में हम बोल सकते हैं कि यहां पे कैपेसिटेंस का इंपीडेंस, सॉरी रिएक्टेंस ज्यादा है, तो ऐसे केस में पूरे नेटवर्क का बिहेवियर कैसा रहेगा, कैपेसिटिव नेटवर्क की तरह, मतलब कि करंट वोल्टेज को लीड करेगा, है ना, वही नेचर रहेगा यहां पे। तो आई लीड्स वी बाय फाइव। ठीक, लेकिन सोचो जरा कि अगर मैंने बोल दिया कि नहीं नहीं, मैंने क्या किया है, मैंने यहां पे एक्सएल ग्रेटर देन एक्सएल लिया है, ठीक है, या फिर एक्सएल लेस देन बोल दो, एक्सएल लेस देन एक्सएल लिया है, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, क्या आईएम की वैल्यू चेंज होगी, जी बिल्कुल नहीं। आईएम देखो ये तो ऐसा ही है, मतलब कि ये जो हमने दिया है वो वीएम साइन ओमेगा टी है, हमने सोर्स में, सोर्स के पोटेंशियल में, हमने सोर्स के वोल्टेज में कोई चेंज नहीं किया है। तो इन दैट केस ये हो जाएगा वीएम अपॉन अंडर रूट में, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल। वैसे तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सएल कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वैसे तो नेगेटिव होगा, लेकिन उसका स्क्वायर होने से ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो मैं इसको लिखना चाहूं ना, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, क्योंकि वो होल स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू में तो कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, लेकिन चेंज यहां पे आएगा फाइव में। आप समझ सकते हो कि यहां पे टेन इनवर्स फाइव का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है एक्ससी माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर, और क्योंकि एक्ससी की वैल्यू एक्सएल से कम है, तो कम में से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, रेजिस्टर तो खुद पॉजिटिव होगा, तो ये टेन इनवर्स का जो एंगल आएगा ना वो लेस देन जीरो आएगा, मतलब कि फाइव की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फाइव की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ऐसे केस में आई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। मतलब कि यहां पे आप समझ सकते हो कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज्यादा है, तो पूरे नेटवर्क का बिहेवियर कैसा रहेगा, इंडक्टिव नेटवर्क के जैसा। मतलब कि इंडक्टिव नेटवर्क में अगर करंट लैग करता है, नेचर बोला हूं, पाई बाय टू जितना नहीं, यहां पे नेचर ऐसा रहेगा कि भाई करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि आई लैग्स वी बाय फाइव। ठीक है, पाई बाय टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, फाइव लिखेंगे यहां पे, क्योंकि वो पाई बाय टू से कम एंगल बनेगा। ठीक है, नेगेटिव क्या समझ में आ गया। ठीक है, तो कब आपको ये देखना होता है सर्किट के अंदर, देखो कि एक्सएल और एक्ससी में क्या डिफरेंस है ना। अगर एक्सएल ग्रेटर देन है तो पूरे नेटवर्क का बिहेवियर कुछ इस तरीके से होगा कि जिसमें करंट लैग करेगा वी से, जैसे इंडक्टिव नेटवर्क में होता है कि करंट वोल्टेज से लैग करता है, तो बस वही नेचर यहां पे फॉलो होगा, बस जो लैग करने का एंगल होगा वो यहां पे फाइव बनेगा। और एक आखिरी केस कि मान लो कि दोनों की वैल्यू सेम हो गई, तो इफ एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी, ठीक है, तो ऐसे केस में आईएम का वैल्यू क्या होगा,
तो आप खुद ही देख लो, आई एम इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन अंडर रूट, देखो एक्सएल माइनस एक्सएल तो जीरो हो जाएंगे, और अगर ये जीरो हो जाएंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो, मतलब कि अंडर रूट आर स्क्वायर, तो ये सिंपल मैं लिख सकता हूं वी एम बाई आर। ठीक है, मतलब कि ये हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू फाइव की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी, ये तो जीरो बटे आर, तो ये हो जाएगा भाई जीरो। देयर इज नो एनी फेज डिफरेंस। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं, रेजोनेंस सर्किट के अंदर हम जाएंगे, वहां पे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझिए, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। मतलब कि यहां पे आप देख सकते हो ये वाले केस में क्या होगा, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है, तो इन दैट केस करंट एंड वोल्टेज दोनों इन फेज है, मतलब कि भले यहां पे इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों है, पूरी आरएलसी सर्किट तीनों कंपोनेंट है, फिर भी इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, प्योर रेसिस्टिव नेटवर्क के जैसा रहेगा, है ना। मतलब कि मैं बोलूंगा आई एंड वी आर इन फेज। ठीक है, तो आरएलसी तीनों है, फिर भी अगर हमें आर एंड वी को इन फेज रखना है तो ऐसे केस में हमें एक्सएल एंड एक्सी का वैल्यू सेम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो क्या आपको ये फेजर डायग्राम वाली मेथड समझ में आई? अगर ये मेथड समझ में आई है, देखो जो चीज हमने यहां पे निकाले ना, वही चीज हम कल एनालिटिकल मेथड से प्रूव करने वाले हैं, वहां पे कुछ अलग नहीं होगा, वही होगा जो यहाँ पे निकाले है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो एनालिटिकल मेथड के लिए वापस एक बार ये वीडियो को देख लीजिएगा, एटलीस्ट ये क्या क्या निकाला है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पे एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल लेके इसको सॉल्व किया, तो हम वही कंसिडर करेंगे। हाँ, इतना फर्क है कि यहाँ पे हमने जो फेजर डायग्राम बनाया है वो हमने सिर्फ आई और आर जो वी आर जो भी है उसको एक्स एक्सिस पे लिया है। ठीक है, वहां पे उन्होंने थोड़ा एंगल पे ले लिया है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ में यहां से आता है तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देट एंजॉय योर डे, बाय।